एपिसोड नंबर 51 टू 60। राहुल ने फिर झील में गोता लगाया और बाढ़ के अजगर की खोज शुरू कर दी। 30 मिनट के बाद शांत झील अशांत दिखाई दी, जैसे छोटे पंखों वाला एक 50 मीटर लंबा और 5 मीटर मोटा सांप और उसके सिर पर 2 सींग झील पर उभर आए। राहुल भी बाहर उड़ गया और बाढ़ अजगर के खिलाफ आमने सामने आकाश में तैर गया। तारांकन रॉरर। तारांकन। द फ्लड ड्रैगन ने दहाड़ते हुए राहुल की ओर देखा। इस चींटी जैसे प्राणी ने सोते समय उसे क्यों परेशान किया? फ्लड ड्रैगन यही सोच रहा होगा। फिर फ्लड ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और वाटर कैनन का एक बड़ा और मोटा जेट बहुत तेज गति से राहुल की ओर फेंका। राहुल ने आने वाले हमले को देखा और सोचा, चलो देखते हैं कि यह असाधारण ग्रेड 6 जानवर मुझे चोट पहुंचा सकता है या नहीं। उद्धरण। फिर राहुल बिना हिले डुले वहीं तैरने लगा और हमले को उस पर लगने दिया। तारांकन बम्प्लाश। हमला होने के बाद राहुल को केवल अपने शरीर को खरोंचने का मन हुआ और उसे पीछे धकेला भी नहीं गया। नजारा देखकर फ्लड ड्रैगन भी भ्रमित और हतप्रभ नजर आया। राहुल बस मुस्कुराया और उसके सिर पर बैठने और दोनों सींगों को पकड़ने से पहले बहुत तेज गति से बाढ़ अजगर की ओर एक फायर गोली मार दी। तारांकन रॉर। तारांकन। फ्लड ड्रैगन दहाड़ता हुआ जैसे ही उल्टा हिलने लगा और उसने राहुल को अपने सिर से हिलाने की कोशिश की। लगता है आप तब तक आज्ञाकारी रहेंगे जब तक आपको कुछ दर्द महसूस न हो। राहुल ने फिर एक हाथ से मुट्ठी बनाई और उसके सिर पर एक ठोस मुक्का मारा, जबकि वह अभी भी अपने दूसरे हाथ से एक सींग पकड़ रखा था। फ्लड ड्रैगन की आंखें लाल हो गईं और वह निडर हो गया और भी अधिक हिंसक रूप से आगे बढ़ने लगी। ये देखकर राहुल भी नाराज हो गया और उसने उसके सिर पर 2 और घूंसे मारे, जिससे सीधे फ्लड ड्रैगन बेहोश हो गया। फिर उसने फ्लड ड्रैगन की पूंछ पकड़ ली और उसे झील के बाहर रख दिया। बाढ़ के अजगर को देखते हुए राहुल ने सोचा, जागने में कितना समय लगेगा? मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता और उड़ते हुए वापस नहीं आ सकता। इस जानवर को अपने साथ लाने से और भी अधिक ऊर्जा की खपत होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पास अकेले लौटने के लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा भी नहीं है। मानसिक क्षेत्र शुद्ध मानसिक ऊर्जा 8% 100%। कुछ सेकंड के लिए इसके बारे में सोचने के बाद राहुल ने इस फ्लड ड्रैगन को जगाने का फैसला किया। वह फ्लड ड्रैगन के सिर की ओर बढ़ा और कुछ थप्पड़ मारे। ये देखकर कि फ्लड ड्रैगन अपने होश में नहीं आ रहा था, राहुल ने अपनी शक्ति को थोड़ा बढ़ाया और उसे कुछ और थप्पड़ मारे। थप्पड़ खाने के बाद फ्लड ड्रैगन की आंखें खुल गईं और उसने फड़फड़ाया, उसके छोटे पंख उड़ गए। ये देख राहुल तेज गति से एक बार फिर उसके सिर पर बैठ गया। दौड़ना बंद करो और मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो मैं वास्तव में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फ्लड ड्रैगन की आंख में स्पष्ट रूप से डर दिखाई दे रहा था और उसने दौड़ना बंद कर दिया था। ये देखकर राहुल मुस्कुराया और बोले, अच्छा बेटा। थंडर फायर वैली की दिशा में फ्लड ड्रैगन को उड़ान भरने का आदेश देने से पहले उन्होंने द फ्लड ड्रैगन की चेतना में अपनी मानसिक ऊर्जा को जबरदस्ती इंजेक्ट किया। फ्लड ड्रैगन ने विरोध नहीं किया क्योंकि वह इस इंसान से पूरी तरह डरता था जिसने इसे कुछ भूसे से हरा दिया था। ये खुश था कि वह मारा नहीं गया था। जीवित रहना जानवरों की सबसे सहज प्रवृत्ति है और यह उच्च श्रेणी के जानवरों पर और भी अधिक स्पष्ट था। फ्लड ड्रैगन की गति राहुल की गति जितनी तेज नहीं थी, इसलिए जब वह अंत में शहर लौटा तो पहले से ही 5 बजे थे। वह फ्लड ड्रैगन को जमीन पर नहीं उतरने दे सकता था, इसलिए राहुल ने उसे आकाश में तैरने की आज्ञा दी, जबकि वह दुकान की ओर उड़ गया। क्लियर स्काई ट्रेजर्स। बहुत से लोग पहले फ्लड ड्रैगन को देखकर डर गए थे, लेकिन जब उन्होंने उस पर एक इंसान को देखा तो उन्हें राहत मिली। इसका मतलब है कि फ्लड ड्रैगन एक पावरहाउस के नियंत्रण में था। लेकिन जब उन्होंने राहुल को देखा तो वे और भी हैरान हो गए। वह कौन है? वह इस असाधारण ग्रेड 6 फ्लड ड्रैगन को वश में करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने सिर हिलाया, उस व्यक्ति से सहमत हुए जिसने अभी अभी बात की थी। शक्तिशाली कबीले का कोई युवा स्वामी होना चाहिए या उसके माता पिता एक शक्तिशाली गुट में एक बड़ा जादूगर होना चाहिए। उन्होंने उसके लिए फ्लड ड्रैगन को वश में किया होगा। लोग बोलते रहे। इस बीच राहुल पहले ही दुकान के प्रवेश द्वार पर आ गया और बॉस के कार्यालय में चला गया।
कार्यालय के अंदर बॉस चौंक गया क्योंकि उसने पहले ही फ्लड ड्रैगन को अपने कार्यालय के खिड़की से अपनी दुकान के ऊपर तैरते हुए देखा था। अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है। इसके अलावा उसका बड़ा भाई उसके साथ क्यों नहीं आया? उद्धरण। बॉस संदेह से भर गया जब उसने अपने कार्यालय का दरवाजा खुला और राहुल को तो उसने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान लाई और उसने राहुल का स्वागत किया। आपका स्वागत है अतिथि, मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ इतनी तेजी से फ्लड ड्रैगन लाएंगे। अच्छा हुआ कि मुझे कुछ काम था और इसलिए रात को तुम्हारे जाने के बाद सोने के लिए घर नहीं गया। राहुल बस मुस्कुराया और कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने कहा, क्या आपने पुरस्कार तैयार किए हैं? और आप इस फ्लड ड्रैगन को देख सकते हैं, इसमें कोई भी चोटें नहीं हैं। बॉस ने झट से घंटी दबा दी और कुछ ही देर बाद स्टाफ की वर्दी में एक व्यक्ति आया। जाओ और वाटर, एर्थ, लकड़ी, अंधेरे और विंड तत्वों के 20 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल तैयार करें और उन्हें 25 क्यूबिक मीटर रिंग के अंदर रखें और यहाँ लेकर आओ तेज। इतना कहकर बॉस ने राहुल को देखकर मुस्कुराया और कहा, कृपया थोड़ा रुकिए, कुछ ही मिनटों में इनाम आ जाएगा। वैसे तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ नहीं आया? राहुल बस मुस्कुराया और कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने कहा, क्या आपने पुरस्कार तैयार किए हैं? और आप इस फ्लड ड्रैगन को देख सकते हैं, इसमें कोई भी चोटें नहीं हैं। बॉस ने झट से घंटी दबा दी और कुछ ही देर बाद स्टाफ की वर्दी में एक व्यक्ति आया। जाओ और वाटर, एर्थ, लकड़ी, अंधेरे और विंड तत्वों के 20 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल तैयार करें और उन्हें 25 क्यूबिक मीटर रिंग के अंदर रखें और यहाँ लेकर आओ तेज। इतना कहकर बॉस ने राहुल को देखकर मुस्कुराया और कहा, कृपया थोड़ा रुकिए, कुछ ही मिनटों में इनाम आ जाएगा। वैसे तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ नहीं आया? राहुल ने कहा, नहीं, मेरे बड़े भाई को यहाँ अपना समय बर्बाद करने की कोई नहीं जरूरत नहीं थी। वह फ्लड ड्रैगन को पकड़ने के बाद अपना काम करने के लिए चला गया। बॉस गुप्त रूप से चकित था कि इतना छोटा होने के बावजूद राहुल ने पहले से ही अपना मानसिक क्षेत्र खोल दिया। हो सकता है कि उसने हाल ही में अपना मानसिक क्षेत्र खोला हो और उसने ग्रे अशुद्धता को साफ नहीं किया होगा। उद्धरण। जल्द ही 1 मिनट बीत गया और स्टाफ वर्दी वाला व्यक्ति अपने साथ एक स्पेस की अंगूठी लाता हुआ दिखाई दिया। बॉस ने उसे राहुल को अंगूठी देने का इशारा किया। राहुल ने अंगूठी ले लिया और अपनी उंगली पर अंगूठी पहनने से पहले अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके इसकी सामग्री की जांच की। फिर उसने बॉस की ओर देखा और कहा, अच्छा, चलो बाहर चलते हैं। आप फ्लड ड्रैगन पर अपने ब्रांड को चिन्हित कर दो, मैं अपना ब्रांड हटा दूंगा। वे दोनों बाहर गए और फ्लड ड्रैगन की ओर उड़ गए। राहुल ने अपने ब्रांड को हटाने से पहले बॉस की ब्रांड का छाप छोड़ी। बॉस ने मुस्कराते हुए कहा कि उसके अपने कंधे से बोझ हल्का हो गया। फिर उसने राहुल को धन्यवाद दिया। ठीक है, मैं जल्दी में हूँ इसलिए मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूँ। काश आपकी बेटी की शादी सुचारू रूप से हो। ये कहने के बाद वह घाटी में थंडर फायर वैली के तैरते द्वीप की ओर उड़ गया। राहुल के उड़ते हुए सिलहूट को देखकर बॉस ने सोचा, ये युवक इतना सरल नहीं है जितना लगता है। ये भी नहीं लगता कि उसने अपने मानसिक दायरे के ऊर्जा को थोड़ा सा भी साफ किया होगा। इस बीच राहुल को अपने घर आने में देर नहीं लगी। अंदर जाने के बाद राहुल ने अपने शयन कक्ष में प्रवेश किया और अंगूठी से प्रत्येक तत्व के 2 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल को बाहर निकालने से पहले दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें अपने पास रख दिया, जबकि वह अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। ... राहुल 5 घंटे से थोड़ा पहले उठा। फिर उसने अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर जांच की और काला भंवर अभी भी क्रिस्टल से सार ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। ये देखकर राहुल ने सोचा, मैं साहसिक योजना को तब तक के लिए स्थगित कर दूंगा जब तक कि मैं सभी क्रिस्टल से सार को अवशोषित नहीं कर लेता। उद्धरण। फिर वह राधिका के बेडरूम की ओर गया और राहुल ने दरवाजा को खटखटाया। फिर जल्दी ही राधिका ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या है राहुल? मैं कुछ दिनों के बाद साहसिक यात्रा के लिए जाने की योजना बना रहा हूं और मैं 1 महीने के लिए बाहर रहूंगा। मेरा सुझाव है कि आप मेरे साथ आएं क्योंकि यहाँ अकेले रहना सुरक्षित नहीं हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय आप पर है, आप इसके बारे में सोचकर बता सकती है। जब मैं कुछ दिनों के बाद बाहर जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये सब कहकर राहुल अपने बेडरूम में वापसी चला गया।
राहुल ने जो कहा उसे सुनकर राधिका अचंभित रह गई और सोचा, मुझे क्या करना चाहिए। उद्धरण। अपने बेडरूम के अंदर पहुंचने के बाद राहुल ने स्टोरेज रिंग से सभी 110 क्रिस्टल निकाले। अतिरिक्त 10 क्रिस्टल हाई ग्रेड डार्कनेस क्रिस्टल थे जो उन्हें द बिग ब्लैक क्रिस्टल बेचकर मिले थे। उन्हें बिस्तर पर अपने चारों ओर व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को काले भंवर के अंदर इंजेक्ट किया और सो गए। राहुल के कमरे के दरवाजे को देखते हुए राधिका इस समय भ्रमित होकर हॉल में बैठी थी जैसा उसने सोचा था। ये पहले से ही चौथे दिन की रात है और वह अभी भी कमरे में है। वह वास्तव में क्या कर रहा है? क्या उसे खाने की जरूरत नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ... राहुल के कमरे के अंदर, चूंकि उसकी मानसिक शक्ति बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई थी, काले भंवर की अवधि और प्रभाव भी बढ़ गया था। इन 4 दिनों में उसने केवल एक ही काम किया और वह था काले भंवर को उसकी मानसिक ऊर्जा के ठीक होते ही खिलाते रहना। वह अब ठीक होने का समय 4 घंटे 30 मिनट था। परंतु ब्लैक वर्लपूल ने बदले में कुछ भी जारी नहीं किया। भले ही उसने 100 उच्च श्रेणी के मौलिक क्रिस्टल को अवशोषित कर लिया, ये वैसा ही है जब उसने काले क्रिस्टल से सार को अवशोषित किया था। अब डार्क एलिमेंट के केवल 8 हाई ग्रेड क्रिस्टल बचे थे। फिर राहुल एक बार फिर अपनी मानसिक ऊर्जा को काले भंवर को खिलाया और वह उच्च श्रेणी के डार्क एलिमेंट क्रिस्टल से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। 4 घंटे और लगभग 30 मिनट के बाद राहुल एक बार फिर उठा, लेकिन जैसे ही वह उठा, वह अपने शरीर की स्थिति को महसूस करते हुए बहुत खुश हुआ। काला भंवर उसके शरीर में गहरे रंग की ऊर्जा छोड़ रहा था। लेकिन फिर उन्होंने समानता को, उस दर्द को याद किया जो उन्होंने पहले झेला था और उसे तकलीफ दिया था। SHT। वह खड़ा हो गया और जल्दी से एक कपड़ा पकड़ लिया जबकि वह अभी भी कर सकता था और उसे अपने दांतों के बीच भर दिया। 1 मिनट भी नहीं लगा और शरीर के अंदर द डार्क एनर्जी भड़कने लगी। चुपचाप कराहते हुए राहुल को बिस्तर पर लकवा मार गया था। वह खड़ा हो गया और जल्दी से एक कपड़ा पकड़ लिया जबकि वह अभी भी कर सकता था और उसे अपने दांतों के बीच भर दिया। 1 मिनट भी नहीं लगा और शरीर के अंदर द डार्क एनर्जी भड़कने लगी। चुपचाप कराहते हुए राहुल को बिस्तर पर लकवा मार गया था। उनके शरीर के कोने कोने में अंधेरी ऊर्जा भर गई थी, जैसे कि उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा था। केवल अच्छा बात यह था कि यह भी ब्लैक क्रिस्टल एनर्जी की तरह 10 मिनट तक चला। प्रक्रिया पूरी होने के बाद राहुल ने सोचा, जब तक मैं दर्द बर्दाश्त कर सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर राहुल अपने मानसिक क्षेत्र की जांच की और ब्लैक मेटेलिक क्रिस्टल के बगल में एक डार्क क्रिस्टल तैर रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी थोड़ी सी जल, पृथ्वी, लकड़ी और वायुसार ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास मौजूद क्रिस्टल के साथ मैं डार्क एलिमेंटल एनर्जी सी बनाना शुरू कर सकता हूँ। उद्धरण। इस तैरते द्वीप पर कोई डार्क एलिमेंट ट्रेनिंग चैम्बर नहीं था, इसलिए राहुल केवल क्रिस्टल के माध्यम से ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। राहुल ने अपने दोनों टांगों को मोड़कर बैठ गया और 2 डार्क एलिमेंट क्रिस्टल को उठाया और एलिमेंटल एनर्जी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अगर किसी ने क्रिस्टल से डार्क एलिमेंटल एनर्जी को अवशोषित करने की राहुल की गति को देखता तो बेहोश हो जाता, क्योंकि हर बार राहुल के शरीर को काले भंवर से अजीब ऊर्जा द्वारा परिष्कृत किया जाता है, वह संबंधित तात्विक ऊर्जा की आत्मीयता प्राप्त करता है और यह शिखर ग्रेड आत्मीयता से भी उच्च ग्रेड था। केवल 30 मिनट में राहुल ने 2 उच्च श्रेणी के डार्क एलिमेंटल क्रिस्टल्स के अंदर सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। 2 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद उनके ऊर्जा क्षेत्र में डार्क गैसीय ऊर्जा का एक छोटा द्रव्यमान दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड में द डार्क क्रिस्टल भी आ गया और डार्क एलिमेंटल सी के ऊपर घूमना शुरू कर दिया। जिसे समुद्र कहा जाता है वह एक कटोरे से भी छोटा था। ये देखते हुए कि कताई डार्क क्रिस्टल ने 1 सेकंड में सब कुछ अवशोषित कर लिया, राहुल ने डार्क क्रिस्टल से मौलिक ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। राहुल ने देखा कि 14वें डार्क एलिमेंटल क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद उनकी ऊर्जा को अवशोषित करने की गति थोड़ी तेज हो गई। लगभग 12 घंटों में राहुल ने सभी उच्च श्रेणी के डार्क क्रिस्टल से डार्क एलिमेंटल एनर्जी को अवशोषित करना समाप्त कर दिया था। अब उनका डार्क एलिमेंटल एनर्जी का भंडार अग्नि और बिजली की ऊर्जा से भी अधिक था।
राहुल के पास वर्तमान में अग्नि ऊर्जा की 8 बूंदें और बिजली की ऊर्जा की 9 बूंदें थीं। इस बीच डार्क एनर्जी की बूंदों की संख्या 24 थी। लेकिन मुझे कोई डार्क एलिमेंट स्पेल नहीं पता है। कोई बात नहीं, जब मैं एडवेंचर करने जा रहा हूँ तो मैं अपने मंत्र खुद बनाऊंगा। वैसे भी यह उतना कठिन नहीं है। मेरे पास पृथ्वी से अच्छी कल्पना और ज्ञान है। जहाँ मैंने जादू पर कई फैंटेसी किताबें पढ़ी, मुझे अभी अच्छे नियंत्रण की आवश्यकता है जो मुझे अभ्यास से प्राप्त होता है। उद्धरण। राहुल फिर उठा और अपने शरीर को फैलाया, लेकिन पहले चलो कुछ खा लेते हैं। राहुल बाहर आया और देखा कि राधिका हॉल में बैठी है। उसे देखकर उसने कहा, ओह तुम यहाँ हो, कुछ मिनट रुको, मैं खाने के लिए कुछ लाने जा रहा हूँ। ये कहकर राहुल बाहर चला गया। फिर जल्दी ही राहुल खाने का कुछ लेकर वापस आ गया और दोनों ने मिलकर खाया। फिर राहुल ने पूछा, तो तुमने क्या फैसला किया, आ रहे हो या नहीं? राधिका ने राहुल की ओर देखा और कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। इस बारे में राधिका पहले बहुत सच्चा था और आखिर में फैसला किया कि राहुल के साथ जाना ही उसके लिए एक अच्छा विकल्प था, और यही सोचकर राधिका ने राहुल के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। बढ़िया, चलो अपने कपड़े पैक करते हैं और अभी चलते हैं। राहुल ये कहकर अपने कमरे में चला गया और अपने कपड़े स्टोरेज रिंग में रखने लगा। राधिका भी अपने कमरे में गई और अपने कपड़े अपने बैग में पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद वह पैकिंग कर चुकी थी और उस हॉल में पहुंची जहां राहुल पहले से ही इसका इंतजार कर रहा था। ये देखकर कि उसके पास कोई बैग नहीं है, राधिका ने उलझन से पूछा, तुम्हारा बैग कहाँ है? राहुल मुस्कुराया और उसके बैग पर हाथ लगाने से पहले उसकी ओर चल दिया। तुम क्या कर रहे हो? राधिका उलझन में थी, लेकिन फिर उसने देखा कि उसका बैग अचानक गायब हो गया। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से राहुल को ही देख रही थी, लेकिन फिर उसने राहुल के हाथों पर अंगूठी देखी और समझ गई। ओह, तो आपने एक स्टोरेज रिंग खरीदी, लेकिन वे बहुत महंगी हैं, आपको ये कैसे मिली? राधिका ने राहुल से पूछा। राहुल ने अपने कंधे हो उचकाते हुए कहा, मैंने गिल्ड हॉल से एक मिशन लिया था और यह मिशन एक असाधारण ग्रेड 6 बार ड्रैगन को जीवित पकड़ने के बारे में था, जिसने मुझे ये स्पेस अंगूठी और कुछ अन्य चीजें पुरस्कार के रूप में दिया। राधिका ने ये सुनकर सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, इसके बारे में सोचना ही बेकार है, हमेशा कुछ न कुछ सबसे अलग करते रहता है और जिससे सामने वाले को बड़ा झटका लगता है। अब राधिका उसके कर्तव्य से हैरान नहीं थी और उसने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि राहुल बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार उसने अपनी आंखों से जो कुछ देखा था उससे वह इनकार नहीं कर सकती थी। उस ग्रेड 6 फायर स्केल्ड ग्रीन विंग लान की राहुल की एक ही हमले से उसकी मौत हो गई थी। राहुल फिर दरवाजे की ओर चलने लगा और उसने कहा, चलो अभी चलते हैं, पहले मैं एक उड़ने वाले जादुई जानवर को पकड़ लूंगा ताकि मुझे अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग न करना पड़े। राधिका ने हाँ में अपना सर हिलाए और राहुल के पीछे पीछे चलने लगी। राहुल ने फिर अपने हाथों को राधिका की ओर बढ़ाया और राधिका की हाथ को पाकर लिया, जिससे राधिका कुछ नहीं बोली। राधिका जानती थी कि वह आसमान में उड़ नहीं सकती है, इसीलिए राहुल उसका हाथ पकड़ा है और जिससे कि राहुल उसको साथ लेकर उड़ सके। राधिका ने हाँ में अपना सर हिलाए और राहुल के पीछे पीछे चलने लगी। राहुल ने फिर अपने हाथों को राधिका की ओर बढ़ाया और राधिका की हाथ को पाकर लिया, जिससे राधिका कुछ नहीं बोली। राधिका जानती थी कि वह आसमान में उड़ नहीं सकती है, इसीलिए राहुल उसका हाथ पकड़ा है और जिससे कि राहुल उसको साथ लेकर उड़ सके। फिर राहुल ने राधिका से पूछा, क्या आप जानते हैं कि फायर ईगल्स कहाँ मिल सकते हैं? हम उन्हें द्वीप पर जंगल में या इन थंडर फायर वैली के पास के जंगल में पा सकते हैं, राधिका ने कहा। राहुल ने एक पल के लिए सोचा और कहा, चलो इन थंडर फायर वैली के पास के जंगल में चलते हैं। 10 मिनट बाद दोनों इन थंडर फायर वैली के पास जंगल में पहुंचे। हमें उस जगह की तरफ जाना चाहिए जहां ज़्यादा तापमान हो और आग की ऊर्जा ज़्यादा हो, वहीं फायर ईगल्स मिल सकते हैं, राधिका ने राहुल से कहा। राहुल ने उसकी बातें सुनकर सिर हिलाया और एक दिशा में अधिक अग्नि ऊर्जा को महसूस करने के बाद अपनी दिशा बदल दी। उन्होंने तेज गति से 5 मिनट के लिए उड़ान भरी, फिर जल्दी ही एक फायर ईगल को देखा, लेकिन राहुल ने उसे पकड़ने के लिए रुकने के बजाय आगे बढ़ गया। राधिका उलझन में थी और राहुल से पूछा, तुमने इसे कैद क्यों नहीं किया? मैं ग्रेड 6 फायर ईगल को पकड़ना चाहता हूं और वह ग्रेड 5 फायर ईगल था, राहुल ने कहा।
ग्रेड जितना अधिक होगा उनकी क्षमताएं उतनी ही अधिक होंगी। जाहिर तौर पर ग्रेड 6 फायर ईगल ग्रेड 5 वाले की तुलना में बहुत तेजी से उड़ सकता है, इसलिए राहुल ग्रेड 6 फायर ईगल को पकड़ने का इरादा कर रहा था। एक निश्चित दिशा की ओर उड़ान भरने के 5 और मिनट के बाद उन्हें अंततः ग्रेड 6 फायर ईगल का सामना करना पड़ा। ये देखकर राहुल ने राधिका को नीचे रखकर जल्दी से उसे छुपा दिया। फिर राहुल फायर ईगल की ओर बढ़ गया। फायर ईगल ने पहले ही एक बार हमला कर दिया था जब राहुल उसकी ओर उड़ रहा था, लेकिन राहुल ने लापरवाही से इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि यह एक फायर एलिमेंटल हमला था जिससे राहुल को एक खरोच भी नहीं आ सकता था। राहुल ने फिर फ्लड ड्रैगन की तरह इसे बेहुदा पीटा और फिर उसमें अपना मार्क ब्रांडेड कर दिया। राहुल ने फिर जानवर को नीचे उतरने की आज्ञा दी। फिर जानवर नीचे उतर गया। जानवर को नीचे उतरने के बाद राहुल राधिका को लिया और जानवर पर बैठ गया। फायर ईगल वास्तव में एक बहुत अच्छा माउंट जानवर है। इसकी गति फ्लड ड्रैगन से तेज है और इसकी चौड़ी पीठ पर बैठना बहुत आरामदायक है। इसके पंख और पूंछ में हमेशा आग लगी रहती है जबकि इसके अन्य भाग मुलायम पंखों से ढके रहते हैं, राहुल ने सोचा। उस पर उड़ते हुए राहुल ने राधिका से फिर पूछा, क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहां हमें खजाने और विभिन्न प्रकार के जानवर भी मिल सकते हैं? राधिका ने एक पल के लिए सोचा फिर कहा, जो मुझे पता है वह वन ऑफ ओरिजिन है। यह एक बहुत प्रसिद्ध जगह है जहां विभिन्न गुटों और दुष्ट चिकित्सकों के लोग विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खजाने को खोजने के लिए साहसिक कार्य करते हैं। पूरा जंगल इतना बड़ा है कि कोई भी इसके सटीक आकार को नहीं जानता है। आखिरकार जंगल भी विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली जानवरों से खतरे से भरा है। ऐसी दिलचस्प जगह के बारे में सुनकर राहुल की आंखें चमक उठीं। फिर हम वहां चलेंगे, क्या आप इसकी लोकेशन जानते हैं? राहुल ने कहा, मैं केवल सामान्य दिशा जानती हूं जो उत्तर है, राधिका ने सिर हिलाते हुए कहा। राहुल मुस्कुराया और कहा, ठीक है, सामान्य दिशा काफ़ी है। अभी के लिए हम उत्तर के किसी शहर में रुकेंगे और उस जगह के बारे में पूछेंगे। उत्तर में 6 घंटे तक उड़ान भरने के बाद वे आखिरकार एक बड़े शहर में आ गए। राहुल ने फायर ईगल को आकाश में उड़ने और कुछ खतरा होने पर राधिका की रक्षा करने की आज्ञा दी। उसके बाद उसने राधिका से कहा, मैं उस जंगल के स्थान पूछने के लिए नीचे जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ कुछ मिनट रुकें, मैं पता करके जल्द ही आता हूँ। राहुल की बात सुनकर राधिका कहा, ठीक है, जल्दी वापस आना। ये देखकर कि उसे अकेले फायर ईगल पर रहने में कोई समस्या नहीं है, राहुल शहर की ओर उड़ गया। 5 मिनट बाद राहुल वापस आ गया। चलो चलते हैं, मैंने स्थान के बारे में पूछा और यह बहुत दूर है। अगर हम लगातार 14 घंटे उड़ते हैं तो हम वहां पहुंच जाएंगे। राहुल ने उसके पास बैठकर राधिका से कहा और ईगल को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। 7 घंटे के बाद वे एक कस्बे में विश्राम करने के लिए उतरे और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले कुछ खाया। 6 घंटे के बाद उन्होंने कई लोगों को जंगल की ओर उड़ते हुए देखा। कुछ अपने आप उड़ रहे थे जबकि कुछ लोगों के पास उनके जैसा ही एक उड़ता हुआ जानवर था। 1 घंटे के बाद उन्होंने आखिरकार जंगल को दूर से देखा। लोग अपने जानवर पर या उड़ते समय प्रवेश कर रहे थे। राहुल ने कुछ बातों पर ध्यान दिया। पहले, लोग 3, 5 या 10 के किसी भी समूह में थे। 3 या 5 के समूह में लोगों के पास कम से कम एक मौलिक आर्कमेज था। उन्होंने 5 के एक समूह को देखा जहां 2 बड़े एलिमेंटल आर्कमेज राहुल की उम्र के आसपास 3 पुरुषों का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पास सामान्य कपड़े थे जबकि 2 बड़े एलिमेंटल आर्कमेज के भी सामान्य कपड़े थे। वे एक शीर्ष गुट से सबसे अधिक संभावना रखते थे। और उसने 10 लोगों के एक समूह को भी देखा जो सभी ग्रेड 5 के थे और जंगल में प्रवेश कर रहे थे। इन सभी को देखकर राहुल समझ गया कि जंगल खतरे से भरा है। फिर राहुल और राधिका भी जंगल में घुस गए। राहुल ने कुछ बातों पर ध्यान दिया। पहले, लोग 3, 5 या 10 के किसी भी समूह में थे। 3 या 5 के समूह में लोगों के पास कम से कम एक मौलिक आर्कमेज था। उन्होंने 5 के एक समूह को देखा जहां 2 बड़े एलिमेंटल आर्कमेज राहुल की उम्र के आसपास 3 पुरुषों का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पास सामान्य कपड़े थे जबकि 2 बड़े एलिमेंटल आर्कमेज के भी सामान्य कपड़े थे। वे एक शीर्ष गुट से सबसे अधिक संभावना रखते थे। और उसने 10 लोगों के एक समूह को भी देखा जो सभी ग्रेड 5 के थे और जंगल में प्रवेश कर रहे थे।
इन सभी को देखकर राहुल समझ गया कि जंगल खतरे से भरा है। फिर राहुल और राधिका भी जंगल में घुस गए। राधिका थोड़ी डरी और घबराने लगी और उन्हें देखने वाले कुछ लोगों ने सिर हिलाते हुए उनकी ओर इशारा किया। ये देखकर राहुल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। फिर राधिका से बोला, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हम अभी के लिए केवल जंगल की बाहरी सतह में रहेंगे और मैं मंत्रों की एक नई विधि का अभ्यास करना चाहता हूँ, इसलिए हमारा सामना किसी शक्तिशाली जानवर से नहीं होगा। राधिका थोड़ा मुस्कुराए और बोली, यह अच्छा है। लेकिन फिर वह थोड़ा घबरा गई और बोली, रुको, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे आपकी क्षमता पर विश्वास नहीं है। मुझे पता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और आप ग्रेड 6 जानवर को आसानी से मार सकते हैं, और यहाँ कोई भी आपके बराबर नहीं है, और जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मैं भी बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। अचानक राधिका का चेहरा लाल पीला हो गया और राधिका को एहसास हुआ कि उसने आखिर में क्या कहा। राहुल ये देखकर मुस्कुराया और मजाकिया लहजे में कहा, ओह, तुम मेरे साथ होने पर बहुत सुरक्षित महसूस करते हो। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और राधिका की ओर देखते हुए कहा, अच्छा छोटी लड़की, तुम्हें ऐसा लगता है अगर मैं शक्तिशाली नहीं होता तो तुमको कैसा लगता और तुम मेरे साथ सुरक्षित महसूस करते। राहुल का गंभीर चेहरा और उसके बोलने के तरीके को देखकर राधिका हंसने लगी क्योंकि राहुल का चेहरा मजाकिया लग रहा था। अचानक राहुल ने एक छोटा सा हंगामा देखा। उसने देखा कि बहुत से लोग एक निश्चित दिशा में बहुत तेज गति से उड़ रहे थे और ये देखकर उसने अग्नि ईगल को भी उनके पीछे चलने की आज्ञा दी। राधिका ने भी गौर किया और कहा, लगता है कोई खजाना या ऐसा ही कुछ खोजा गया होगा। राहुल ने सिर हिलाया और उसे भी यही लगा। उन्हें उस स्थान तक पहुंचने में देर नहीं लगी जहां एक बड़े तालाब के पास बहुत सारे लोग जमीन पर खड़े थे। तालाब जलतत्व ऊर्जा को घनी मात्रा में छोड़ रहा था। आकाश में भी बहुत से लोग थे जो उत्साह के साथ झील की ओर देख कर रहे थे। राहुल उनकी बातचीत सुनने के लिए समूह में से एक के पास गया। शरीर के शुद्धिकरण के साथ साथ उसकी इंद्रियां भी बहुत तेज हो गई थी, इसलिए उसकी सुनने की शक्ति औसत मानव से काफी ऊपर थी। उस समूह में 4 लोग शामिल थे, एक बड़ा 20 के दशक के मध्य में 2 पुरुष और एक लड़की जो राहुल और राधिका की उम्र के आसपास थी। राहुल ने समूह के एक आदमी को बोलते हुए सुना, पिछली बार मैं यहाँ आया था, इस तालाब ने जल तत्व ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं छोड़ा था, लेकिन अब यह व्यावहारिक रूप से घनी जल तत्व ऊर्जा से भरा हुआ है। ये सुनकर राहुल ने समूह से संपर्क करने का फैसला किया। बड़े हरे रंग के अल्बाट्रॉस जैसे पक्षी पर सवार समूह ने देखा कि एक अग्नि ईगल आ रहा है और सतर्क हो गया, लेकिन जब उन्होंने उस पर मौजूद लोगों को देखा तो उन्होंने अपने गार्ड को हमला करने के लिए रोक दिया। उनके पास जाकर राहुल ने बड़े बुजुर्ग की ओर देखा और विनम्रता से पूछा, बुजुर्ग, क्या आप जानते हैं कि तालाब में क्या हो रहा है? बड़े बुजुर्ग ने राहुल की ओर देखा और कहा, छोटे लड़के, तुम्हारे बुजुर्ग कहाँ हैं? हमारे साथ कोई बुजुर्ग नहीं है, केवल हम दोनों ही हैं। राहुल ने जो कहा उससे सुनकर बड़े बुजुर्ग हैरान हो गए और हैरानी से फिर कहा, तुम दोनों को जंगल से निकल जाना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्ग को सूचित किए बिना इस तरह चुपके से बाहर निकलना अच्छा नहीं है, ये जंगल बहुत खतरनाक है। राहुल अजीब तरह से मुस्कुराया और उसने समझाया, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद बड़े बुजुर्ग, लेकिन मैं वास्तव में इस खतरे का सामना कर सकता हूँ। राहुल की ये बात सुनकर 20 साल के 2 लड़के हंसने लगे और लड़की भी हंस पड़ी। बड़े बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया और सोचा, आज के युवा इतने घमंडी हैं, वे तब तक नहीं सीखेंगे जब तक कि वे खुद को झटके का अनुभव न करें, क्योंकि उनके पास ग्रेड 6 फायर ईगल है। वे थंडर फायर वैली से होने चाहिए और उनके पास कोर या सुप्रीम एल्डर होना चाहिए, माता पिता के रूप में बड़े। उद्धरण। राहुल ने उन 3 को नज़रअंदाज कर दिया और एक बार फिर बड़े बुजुर्ग से पूछा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? बड़े बुजुर्ग का चेहरा उदासीन हो गया क्योंकि राहुल ने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और स्पष्ट रूप से कहा, मुझे यकीन नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। हम केवल ये जान सकते हैं कि क्या हो रहा है या कोई समूह स्थिति की जांच करने के लिए तालाब के अंदर जाता है, तभी स्थिति का पता चल सकता है। राहुल ने बड़े बुजुर्ग को धन्यवाद दिया, फिर वह दूर चला गया। अभी भी बहुत से लोग आ रहे थे। 30 मिनट बीत गए लेकिन स्थिति की जांच करने के लिए कोई अंदर नहीं गया।
अचानक उनके ऊपर एक राजसी उड़ने वाला जानवर दिखाई दिया। ये 30 मीटर लंबा था और इसके पंखों की लंबाई 80 मीटर से अधिक थी। लोगों ने देखा तो हैरानी से चिल्लाने लगे। ये क्लाउड फैंटेसी पैलेस का प्रसिद्ध जानवर है जिसे होली क्लाउड बीस्ट के नाम से जाना जाता है। जानवर के ऊपर 6 लोग थे और वे सभी महिलाएं थीं। राहुल ने बड़े बुजुर्ग को धन्यवाद दिया, फिर वह दूर चला गया। अभी भी बहुत से लोग आ रहे थे। 30 मिनट बीत गए लेकिन स्थिति की जांच करने के लिए कोई अंदर नहीं गया। अचानक उनके ऊपर एक राजसी उड़ने वाला जानवर दिखाई दिया। ये 30 मीटर लंबा था और इसके पंखों की लंबाई 80 मीटर से अधिक थी। लोगों ने देखा तो हैरानी से चिल्लाने लगे। ये क्लाउड फैंटेसी पैलेस का प्रसिद्ध जानवर है जिसे होली क्लाउड बीस्ट के नाम से जाना जाता है। जानवर के ऊपर 6 लोग थे और वे सभी महिलाएं थीं। राहुल ने ध्यान से देखा तो पाया कि 2 बड़ी महिलाएं एलिमेंटल आर्कमेज थीं, जबकि एक अन्य महिला जो अपने 30वें दशक में दिख रही थी, वह भी एलिमेंटल आर्कमेज थी। वह दीनानाथ जैसी ही उम्र की लगती थी और अन्य 3 राहुल और राधिका के समान उम्र की लड़कियां थीं। कुछ हंगामे के बाद लोग तालाब पर ध्यान लगाने के लिए वापस चले गए। 30 मिनट और बीत गए लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। राहुल आराम से सब कुछ देख रहा था क्योंकि उसे कारण पता चल गया था कि कोई भी चीज़ों की जांच करने के लिए अंदर क्यों नहीं जा रहा था। कारण था, कोई भी पहला कदम नहीं उठाना चाहता था क्योंकि सभी ने अनुमान लगाया था कि इस घटना को देखते हुए तालाब सबसे खतरनाक ऊर्जा निकल रहा है और अंदर शक्तिशाली समुद्री जानवर भी होने चाहिए। इसलिए कोई भी पहले जाना नहीं चाहता था और जो पहले जाता है उसे खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। राहुल ने राधिका की ओर देखा और कहा, ये लोग शायद जल्द ही किसी भी समय आगे नहीं बढ़ेंगे, ये सभी डरी बिल्ली की तरह व्यवहार कर रहे हैं। फिर उसने रुककर पवित्र सफ़ेद जानवर को पहले देखा और राधिका से कहा, ये कैसे होगा? जब मैं क्लाउड फैंटेसी पैलेस के लोगों से पहले तालाब के अंदर जाऊंगा और चीज़ों की जांच करूंगा। और जाने से पहले आपको कुछ समय के लिए उन लोगों के पास छोड़ देता हूं। वे सभी महिलाएं हैं इसलिए आप भी सुरक्षित महसूस करेंगे। आपको क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। राहुल की अजीब सिर पैर की बात सुनकर राधिका ने सिर हिलाते हुए कुछ सेकंड के लिए झिझकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर मत करना और कोई जोखिम मत लेना। राहुल हंसा और बोला, हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो, अंदर क्या है देखते ही मैं बाहर आ जाऊंगा। फिर राहुल ने फायर ईगल को पवित्र बादल जानवर की ओर उड़ने का आदेश दिया। एक फायर ईगल को पास आते देख क्लाउड फैंटेसी पैलेस के समूह ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। उनके पास जाने के बाद राहुल मुस्कुराया और विनम्र स्वर में बोला, जैसा कि उसने राधिका की ओर इशारा किया, एल्डर्स, क्या आप कृपया उसकी देखभाल कर सकते हैं? मैं कुछ मिनटों में वापस आ जाऊंगा। राहुल और राधिका को देखते हुए उनमें से एक बुजुर्ग ने उदासीनता से सिर हिलाया, ठीक है, चूंकि हमारे पास यहाँ जगह है, वह तुम्हारे लौटने तक यहाँ रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर उसने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे पवित्र बादल जानवर के ऊपर ले गया। फिर वह बड़े बुजुर्ग की ओर मुड़ा और विनम्रता से कहा, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, मैं आपको ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करूँगा। फिर राहुल सीधे नीचे उतरा और तालाब के अंदर डुबकी लगाई, जिससे तुरंत चारों ओर हंगामा मच गया। होली क्लाउड पैलेस के शीर्ष पर मौजूद बुजुर्ग और अन्य लोग अवाक रह गए। राहुल से बात करने वाले एल्डर ने राधिका की ओर देखा और उलझन से पूछा, ये क्या कर रहा है? एक महिला जो अपने 30वें दशक में थी, उसने खर्राटे लेते हुए असंतोष के साथ कहा, जाहिर है वह अपनी मृत्यु को दावत देने जा रहा है। राधिका ने मुस्कुराते हुए बड़े बुजुर्ग से कहा, ठीक है, बड़े बुजुर्ग, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह बहुत शक्तिशाली है, वास्तव में वह यहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। उसके शब्दों को सुनकर पवित्र बादल जानवर के ऊपर बैठे लोग हर कोई स्तब्ध रह गया। समूह में से एक लड़की, जो राधिका के समान उम्र की थी, उसने ऐसे देखा जैसे वह एक बेवकूफ़ थी और कहा, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? वह हमारी उम्र के आसपास है, वह यहाँ सबसे शक्तिशाली कैसे हो सकता है? राधिका ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बस रुको और देखो। इस बीच राहुल ने महसूस किया कि तालाब जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक गहरा था।
राहुल ने उस रास्ते को देखा जहां से घनी जल तात्विक ऊर्जा आ रही थी और एक छोटे से मार्ग पर पहुंचे जो शक्तिशाली जानवरों द्वारा अवरुद्ध था। लेकिन उनमें से कोई भी ग्रेड 6 के जानवर नहीं थे जो राहुल को भ्रमित रहा था। लोग कह रहे थे कि यह यहाँ खतरनाक जानवर होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें स्थिति के बारे गलत जानकारी था। उद्धरण: राहुल उस रास्ते की ओर बढ़ना शुरू कर दिया जिस रास्ते पर जानवरों ने उस पर हमला किया था, क्योंकि उनके हमलों ने उस पर खरोंच तक नहीं डाली थी। इसके बाद वह गलियारे के अंदर चला गया। 5 मिनट तक अपनी शीर्ष गति से मार्ग में चलने के बाद वह पूरी तरह से अलग जगह पर पहुंचे। यह एक गुफा थी और यहाँ का जल स्तर केवल उनके घुटनों तक ही पहुंचा था। राहुल जल तात्विक ऊर्जा निकलने वाले रास्ते को पता किया और गुफा के आखिरी छोर पर पहुंच गए। उसके सामने एक सिर के आकार का छेद था जो लगातार जल तत्व ऊर्जा को छोड़ रहा था। इस अंत दीवार के उस पार कुछ होना चाहिए। उद्धरण: राहुल ने फिर कुछ मुक्का मारा और एक छोटा सा छेद बन गया। ये देखकर वह पूरी गति के साथ अंदर चला गया और वह पहले ही यहाँ कुछ मिनटों से अधिक समय बिता चुका था। 2 मिनट बीत गए और राहुल एक खुशी और आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ गुफा के एंट्रेंस पर लौट आया। मैं पहले राधिका को यहाँ लाऊंगा, फिर मैं रास्ते को बंद कर दूंगा। मुझे ये जगह मिली है इसलिए यह मेरी है, राहुल मन ही मन सोचा। तालाब के आसपास के लोग अंदर जाने वाले लड़के की चर्चा कर रहे थे। किसी ने कहा, 10 मिनट हो गए हैं, शायद वह पहले ही मर चुका है। राहुल ने फिर कुछ मुक्का मारा और एक छोटा सा छेद बन गया। ये देखकर वह पूरी गति के साथ अंदर चला गया और वह पहले ही यहाँ कुछ मिनटों से अधिक समय बिता चुका था। 2 मिनट बीत गए और राहुल एक खुशी और आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ गुफा के एंट्रेंस पर लौट आया। मैं पहले राधिका को यहाँ लाऊंगा, फिर मैं रास्ते को बंद कर दूंगा। मुझे ये जगह मिली है इसलिए यह मेरी है, राहुल मन ही मन सोचा। तालाब के आसपास के लोग अंदर जाने वाले लड़के की चर्चा कर रहे थे। किसी ने कहा, 10 मिनट हो गए हैं, शायद वह पहले ही मर चुका है। एक अन्य व्यक्ति ने चिल्लाया और कहा, जाहिर है वह मर चुका है। क्या तुमने नहीं देखा कि वह कितने साल का था? वह व्यावहारिक रूप से एक बच्चा था, उसने हाल ही में अपना मानसिक क्षेत्र खोला होगा। लेकिन उसके बुजुर्ग कहाँ हैं? अचानक राहुल एक जंप के साथ तालाब से बाहर आया और सीधे पवित्र बादल जानवर की ओर उड़ गया और बड़े बुजुर्ग की ओर मुड़ने से पहले राधिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अब इसे ले जा रहा हूँ। फिर राहुल अपनी पूरी गति से सीधे नीचे की ओर उड़ गया। इससे पहले कि आश्चर्यचकित एल्डर राहुल से झील के अंदर की स्थिति के बारे में पूछ पाता, वह पहले ही तालाब की सतह के पास आ गया और राधिका को लेकर तालाब के अंदर जा रहा था। लेकिन उसी समय राहुल 2 शक्तिशाली हमले हुई। एक शक्तिशाली जल मंत्र था, जल जैत तीर, और दूसरा जादू जो फेंका गया था वह था पिघला हुआ बोल्डर। एक शक्तिशाली सम्मलन मंत्र जिसमें फायर और एर्थ मौलिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। राहुल को पहले से ही मंत्रों का आभास हो गया था जैसे वह तालाब के अंदर जा रहा था। ये 2 मंत्र उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि काले भंवर से निकलने वाली अजीब डार्क एनर्जी द्वारा परिष्कृत होने के बाद उसका शरीर और भी अधिक शक्तिशाली और मजबूत हो गया था। लेकिन राधिका को उस हमले से कुछ नुकसान हो सकता था, इसीलिए राहुल ने बिखरी हुई ऊर्जा से उसने राधिका को तालाब के अंदर भेज दिया। उसके बाद राहुल ने पिघले हुए बोल्डर के टुकड़ों में मुक्का मारा और अपने हाथों को शक्तिशाली रूप से लहराया जिससे वाटर जेट एरो नष्ट हो गया। राहुल ने जो किया उसे देखकर तालाब के चारों ओर सन्नाटा छा गया। राहुल सीधे तालाब में नहीं गया, लेकिन सभी की ओर देखा और दबंग तरीके से तेज आवाज में बोला, यदि आप सभी मरना नहीं चाहते हैं और जीवित रहना चाहते हैं तो कोई भी तालाब के अंदर न आए। इतना कहकर उसने तालाब में डुबकी लगाई और गुफा की ओर जाने वाले रास्ते की ओर जाने से पहले एक बार फिर राधिका का हाथ पकड़ लिया। राधिका ने वाटर एलिमेंटल एफिनिटी को जगाया था, इसलिए उसे पानी के अंदर रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। जल्द ही वे मार्ग में प्रवेश कर गए और गुफा में आ गए। राहुल ने जो किया उससे राधिका हैरान नहीं थी, लेकिन वह डरी नहीं क्योंकि वह उसकी शक्ति को जानती थी। फिर वह राहुल से पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राहुल रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और कहा, एक बहुत ही रहस्यमय जगह पर।
राहुल द्वारा छोटे से छेद बनाए गए मार्ग पर पहुंचने के बाद राहुल ने राधिका से कहा, इस मार्ग के अंदर जाओ और तुम जगह पर पहुंच जाओगे। बाहर के लोग हार नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ करना होगा। तुम जाओ पहले और वहीं रुकना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। ये कहकर वह राधिका को बोलने का कोई मौका दिए बिना सीधे निकल गया। हालांकि मुझे पता है कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग हैं। राधिका ने चिंतित होकर सोचा, मुझे आशा है कि उसे कुछ नहीं होगा। उद्धरण तालाब के आसपास के लोग कुछ देर के लिए अवाक रह गए, फिर वह अपने होश में आए, फिर आपस बात करने लगे। वह युवक बहुत शक्तिशाली है, एलिमेंटल आर्कमेज के उन हमलों ने उस पर एक खरोंच भी नहीं डाली। इतनी कम उम्र में वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? लोगों को संदेह था और कोई भी पहले जाना नहीं चाहता था। भीड़ में से किसी ने अचानक तेज आवाज में कहा, हम सब किससे डरते हैं? हम बहुत सारे हैं और वह केवल एक ही है, चलो सब एक साथ अंदर चलते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल के तालाब से बाहर निकलते ही एक बड़ी फुहार की आवाज आई। देखते ही देखते सबका ध्यान उसकी ओर गया, लेकिन राहुल ने अपना समय बर्बाद नहीं किया और वह तुरंत अपने ऊर्जा क्षेत्र से लाइटनिंग की तात्विक ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया और इसके लिए वह केवल एक बूंद नहीं बल्कि पूरी 5 बूंदों का उपयोग किया। वह अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और ऊर्जा को प्रसारित किया और उनके हाथों पर लाइटनिंग की ऊर्जा एक बड़ी मात्रा इकट्ठी हुई। चूंकि उसने एक बार में 5 बूंदों का उपयोग किया था, परिणाम स्वरूप ऊर्जा बहुत बड़ी थी और उसने लगभग नियंत्रण खो दिया था। जो लोग राहुल के पास थे, वे ऊर्जा को भांपते हुए डर से फीके पड़ गए और जल्दी से पीछे हट गए। एक आदमी जो अपने 40वें वर्ष का था, कांपती आवाज में बोला और उसने राहुल के हाथों की ओर इशारा किया, हाँ तुम उसके साथ क्या करने जा रहे हो? राहुल वर्तमान में द लाइटनिंग बॉल को अपने हाथों में 30 मीटर के व्यास के साथ पकड़े हुए था। उसके चारों ओर भयानक लाइटनिंग की चिंगारियां छोड़ी जा रही थीं। राहुल ने उस आदमी की तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ बोला, कहो, अगर तुम में से किसी के ऊपर यह फेंका तो क्या तुम बच सकते हो? जैसे ही राहुल ने ये बोला, राहुल के पास वाले कुछ लोग डर से भागने लगा और जो आदमी तालाब में पहले जाने के लिए बोले थे वह भी डर गया। फिर वह भागने लगा, उसके साथी भी उसे भागते हुए देखकर उसका पीछा कर रहे थे। क्लाउड फैंटेसी पैलेस के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और स्थिति अविश्वसनीय से भर गया। बस एक पल पहले यह आदमी उनसे विनम्रता से बात कर रहा था और उन्हें अपने साथी की देखभाल करने के लिए कहा, और अब ये रवैया। क्लाउड फैंटेसी पैलेस के सदस्यों ने अपने बुजुर्ग एल्डर से कहा, क्या आपको यकीन है कि वे वही व्यक्ति हैं? उद्धरण जैसे ही राहुल ने ये बोला, राहुल के पास वाले कुछ लोग डर से भागने लगा और जो आदमी तालाब में पहले जाने के लिए बोले थे वह भी डर गया। फिर वह भागने लगा, उसके साथी भी उसे भागते हुए देखकर उसका पीछा कर रहे थे। क्लाउड फैंटेसी पैलेस के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और स्थिति अविश्वसनीय से भर गया। बस एक पल पहले यह आदमी उनसे विनम्रता से बात कर रहा था और उन्हें अपने साथी की देखभाल करने के लिए कहा, और अब ये रवैया। क्लाउड फैंटेसी पैलेस के सदस्यों ने अपने बुजुर्ग एल्डर से कहा, क्या आपको यकीन है कि वे वही व्यक्ति हैं? उद्धरण राहुल के साथ बात करने वाला बुजुर्ग मित्रतापूर्वक मुस्कुराया और राहुल से कहा, क्या हम इसे शांति से हल नहीं कर सकते? वह चीज़ जो आपकी पकड़ में बहुत भयानक शक्ति है, लेकिन ये यहाँ सभी को नहीं मार सकती है ना? थोड़ा रुक कर वह कहना जारी रखा, और ऐसा करके आप यहाँ सभी को नाराज कर रहे हैं। राहुल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बड़े बुजुर्ग के मिलनसार चेहरे को देखा और कहा, बड़े बुजुर्ग, चूंकि आपने कुछ समय के लिए मेरा दोस्त की देखभाल की थी, मैं भविष्य में आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन आप तालाब के अंदर जाने के बारे में भूल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह बड़े बुजुर्ग ने ठंड स्वर से कहा, मैं यह आपके भले के लिए कह रहा हूँ, आप यहाँ सभी को नहीं मार सकते हैं और ऐसा करके आप कई गुट नाराज भी हो सकते हैं। राहुल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूरत है। फिर उसने सबकी ओर निगाह डाली और कहा, अगर तुम तालाब के अंदर आओगे तो तुम मारे जाओगे, इसलिए अगर किसी की मृत्यु की इच्छा है तो वे आगे बढ़ सकते हैं। ये कहकर राहुल ने कुछ चौंकाने वाला काम किया। उसने भयानक लाइटनिंग की गेंद को नीचे तालाब की ओर गिरा दिया।
तारानकंचरेई, तारानकंचरेई, डॉट। तालाब पर लाइटनिंग का गोला फटा और सारी भयानक लाइटनिंग की ऊर्जा उस तालाब में मिल गई जिसने पूरे तालाब को विद्युतीकृत कर दिया। कुछ ग्रेड 5 जानवर और अन्य निम्न श्रेणी के जानवर तुरंत मर गए, भले ही वे तालाब के कोने में हों। लाइटनिंग के गोले को नीचे फेंकने के बाद उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम इस तालाब में रहकर बच सकते हो तो तुम्हारी मौत वहां तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। राहुल फिर दबंग तरीके से हंसा और पानी में गोता लगाने से पहले बोला, यदि आप मृत्यु से नहीं डरते हैं तो आप मेरे पीछे आ सकते हैं। राहुल को उस तालाब के भीतर गोता लगाते देख, जो भयानक बिजली की ऊर्जा से विद्युतीकृत था, वे एक बार फिर अवाक रह गए। एक व्यक्ति जो भीड़ से अपने अर्धशतक में दिखता था, उसने तालाब की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास लाइटनिंग की समानता है और मैं मौलिक आर्कमेज तक भी पहुंच गया हूं। मुझे जांच करने दो कि लाइटनिंग की ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है जो तालाब को विद्युतीकृत करती है। तालाब के किनारे पर पहुंचते ही भीड़ ने उसकी ओर देखा और उसके बाद उसने लाइटनिंग का एक छोटा सा गोला बनाया और उसे तालाब की सतह के ऊपर पहुंचा दिया। जैसे उसकी लाइटनिंग की गेंद तालाब की सतह से आधा मीटर ऊपर थी, वह नियंत्रण से बाहर हो गई और तालाब से लाइटनिंग को आकर्षित किया, जिसने उसकी लाइटनिंग की गेंद को तुरंत तालाब ने अपने अंदर अवशोषित कर लिया, जिससे आदमी को तुरंत अपना हाथ वापस खींचने के लिए मजबूर किया गया। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो एक अत्यधिक सदमे में था और जिसे देखकर आसपास के लोगों ने पूछा, क्या हुआ? यह विद्युतीकृत तालाब अब कितना शक्तिशाली है? असंभव, ये कैसे संभव है? नहीं। सवाल न सुनकर हैरान आदमी बुदबुदाया। एक आदमी जिसके हल्के भूरे बाल थे और जो मांसल था, उसने हैरान आदमी के कंधे को हिलाया, जो उसे उसकी सोच से बाहर ले आया और उसने देखा कि हर कोई उसे देख रहा है। कितना शक्तिशाली है? हल्के भूरे बालों वाले व्यक्ति ने पूछा। द लाइटनिंग आर्कमेज ने सभी को देखा और अपना सिर हिलाया। हम तालाब में जीवित नहीं रह सकते, आप तालाब के अंदर प्रवेश करते ही मर जाएंगे। एक सेकंड के लिए रुका और एक गहरी सांस लेने के बाद उन्होंने समझाया, मुझे एक वरिष्ठ से मिलने का मौका मिला था जो एलिमेंटल ओवरलॉर्ड तक पहुंच गया था और उसने मुझे अपनी लाइटनिंग की ऊर्जा और उसकी शक्ति भी दिखाई थी। लेकिन क्या लेकिन? मुझे यह मत बताओ कि नौजवान की ऊर्जा उससे भी अधिक शक्तिशाली है। पवित्र बादल जानवर के ऊपर महिला बुजुर्ग मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ बात करते हुए हस्तक्षेप कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने सिर हिलाया और उसकी आंखों ने स्पष्ट भय दिखाया। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। ये लाइटनिंग की ऊर्जा कम से कम दोगुनी शक्तिशाली है जो मुझे उस वरिष्ठ द्वारा दिखाई गई थी जो एलिमेंटल ओवरलॉर्ड तक पहुंचे थे। चौंकाने वाली बात सुनकर सभी में कोहराम मच गया। राहुल स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि उसकी ऊर्जा की तुलना मौलिक उच्च एल्ड से की गई थी। उसने सोचा कि चूंकि दोनों द्रवित ऊर्जा हैं, वे एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। तात्विक एल्डर रहस्यवादी ऊर्जा का उपयोग गैसीय तात्विक ऊर्जा को द्रवित मौलिक ऊर्जा में द्रवित करने के लिए करते हैं, लेकिन राहुल के मामले में काम करने वाले वे अजीब क्रिस्टल थे जो मौलिक ऊर्जा के सार को अवशोषित करने वाले काले भंवर का परिणाम थे। इस बीच राहुल गुफा में पहुंचा और उसके द्वारा खोले गए मार्ग में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद राहुल ने इस फायर ऊर्जा से चट्टानों को पिघलाकर एक बार फिर से मार्ग को सील कर दिया। कि राहुल ने ये कैसे किया? ये सरल था। राहुल ने पहले एक छोटा चैनल बनाया और धीरे धीरे आग की एक बूंद से फायर ऊर्जा निकाली और मार्ग के चारों ओर की चट्टानों को पिघला दिया। राहुल ने इस प्रक्रिया को करने के लिए उस बूंद से केवल 1/4 से भी कम फायर ऊर्जा का उपयोग किया। फिर वह मार्ग के भीतर गया और उस स्थान पर पहुंचा जहां उसे मिला था। ये जगह पिछली गुफा जैसी ही थी, लेकिन गुफा के अंदर एक बेहद रहस्यमयी चीज थी। गुफा के बीच में एक छोटा सा तालाब था और तालाब के बीच में एक बहुत ही सुंदर पेड़ जड़ा हुआ था। पेड़ सुंदर था क्योंकि उस पर रंग बिरंगे फल लगे थे और एक हल्का नीला रंग का फल इस समय तालाब के अंदर घने जल ऊर्जा को छोड़कर शायद पेड़ से गिर गया और नीचे गिर गया। राधिका ने राहुल के वापसी आने पर ध्यान दिया और उत्साह से एक लाल चेहरे के साथ कहा, ये पेड़ और वे फल क्या हैं? वे मुझे एक बहुत ही रहस्यमय एहसास दे रहे हैं। जब वह पहली बार आया तो राहुल भी चकित रह गया क्योंकि पेड़ और वे फल वास्तव में बहुत रहस्यमय लग रहे थे। कुल 6 फल थे।
एक लाल रंग का फल जो फायर तत्व का संकेत देता है। एक गहरे नीले रंग का फल जो लाइटनिंग तत्व का संकेत देता है। एक भूरे रंग का फल जो पृथ्वी तत्व का संकेत देता है। गुफा के बीच में एक छोटा सा तालाब था और तालाब के बीच में एक बहुत ही सुंदर पेड़ जड़ा हुआ था। पेड़ सुंदर था क्योंकि उस पर रंग बिरंगे फल लगे थे और एक हल्का नीला रंग का फल इस समय तालाब के अंदर घने जल ऊर्जा को छोड़कर शायद पेड़ से गिर गया और नीचे गिर गया। राधिका ने राहुल के वापसी आने पर ध्यान दिया और उत्साह से एक लाल चेहरे के साथ कहा, ये पेड़ और वे फल क्या हैं? वे मुझे एक बहुत ही रहस्यमय एहसास दे रहे हैं। जब वह पहली बार आया तो राहुल भी चकित रह गया क्योंकि पेड़ और वे फल वास्तव में बहुत रहस्यमय लग रहे थे। कुल 6 फल थे। एक लाल रंग का फल जो फायर तत्व का संकेत देता है। एक गहरे नीले रंग का फल जो लाइटनिंग तत्व का संकेत देता है। एक भूरे रंग का फल जो पृथ्वी तत्व का संकेत देता है। एक हरे रंग का फल जो लकड़ी के तत्व को दर्शाता है। एक सियान रंग का फल जो वायु तत्व का संकेत देता है। और एक आसमानी नीले रंग का फल जो उस पेड़ से गिराया गया था जो जल तत्व का संकेत देता था। राहुल ने उन फलों को चमकीली आंखों से देखा और सोचा, मुझे आश्चर्य है कि उन फलों का क्या प्रभाव है। वे साधारण फलों की तरह नहीं लगते हैं जिनमें केवल ऊर्जा केंद्रित होती है क्योंकि उनमें से प्रत्येक फल में अलग अलग प्रकार के पैटर्न खुदे होते हैं। उद्धरण। राहुल ने फिर राधिका की ओर देखा और पूछा, क्या आप ऐसे फलों के बारे में कुछ जानते हैं? राधिका ने सिर हिलाया और कहा, मैंने विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खजाने के बारे में पढ़ा है लेकिन मैंने कभी ऐसे पेड़ के बारे में नहीं पढ़ा जो विभिन्न तत्वों के फल पैदा कर सके। ये सुनकर राहुल ने सिर हिलाया और जल तत्व फल लेने के लिए तालाब के अंदर चला गया। फल को करीब से देखने के बाद राहुल चकित रह गया क्योंकि फल क्षतिग्रस्त नहीं था और यह केवल अपने अंकुरित बिंदु से ऊर्जा छोड़ रहा था। वह फिर राधिका की तरफ लौट आया और कहा, मैं पहले इस खाकर चेक करता हूं और अगर ऊर्जा बहुत हिंसक नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हें फल को खाने के लिए दूंगा। जैसे ही वह फल को खाने के लिए जा रहा था, उसे याद आया कि काले भंवर को केवल कुछ उच्च श्रेणी के पानी के क्रिस्टल की आवश्यकता होती है जो कि सौर ऊर्जा के लायक होते हैं। फिर यह एक क्रिस्टल बनाने से पहले अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए जल प्रकार की अजीब ऊर्जा को भी छोड़ देगा। जब राहुल ने अपनी आंखों को मानसिक ऊर्जा से बढ़ाने के लिए देखा तो उन्होंने देखा कि काला भंवर वास्तव में फल के अंकुर बिंदु से जल सार ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। अगर मैं प्रक्रिया को तेज नहीं करता तो इसमें लगभग 1 घंटा लगेगा। चलो बस कुछ प्रतीक्षा करता हूँ, मैं अभी 4 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहता हूँ। उद्धरण। राधिका उलझन में थी कि राहुल ने ये कहने के बाद फल क्यों नहीं खाया और वह तो फल को खाने जा रहा था न, और वह पूछने वाली थी कि क्या कोई समस्या है, लेकिन उसके बोलने से पहले राहुल ने उससे कहा, मुझे खाने से पहले 1 घंटे तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। राधिका ने हैरानी से पूछा, तुम्हें 1 घंटे इंतजार करने की क्या जरूरत है? राहुल ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप समझेंगे कि 1 घंटे के बाद क्यों, और आप घबराओ मत, 1 घंटे के बाद मेरे साथ जो कुछ भी होगा वह मेरे लिए बहुत सामान्य है, और मैंने अनुभव किया है कि यह फल बहुत शक्ति एक साथ देता है, इसलिए पहले मैं इसका अध्ययन करूंगा। राधिका और भी भ्रमित हो गई लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा क्योंकि राहुल ने कहा कि वह 1 घंटे बाद समझ जाएगी। इसलिए उन्होंने केवल 30 मिनट के लिए गुफा की खोज की और कुछ और न पाने के बाद वे बस बैठ गए और पेड़ को देखने लगे। 20 मिनट बाद राहुल को अचानक अपने शरीर के अंदर आने वाली अजीब ऊर्जा का एहसास हुआ। ये समय है। फिर उसने राधिका की ओर देखा और गंभीरता से कहा, यह 1 मिनट में शुरू हो जाएगा, याद रखना, आप चिंता मत करना और घबराना मत, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक कपड़ा निकाला और उसे अपने दांतों के बीच रख दिया। राधिका उलझन में थी लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया और कहा, मैं समझती हूँ। 1 मिनट के बाद काले भंवर ने अजीब जल ऊर्जा को छोड़ना शुरू कर दिया और राहुल के शरीर के अंदर पीड़ा की प्रक्रिया शुरू हो गई। राहुल के शरीर के हर हिस्से के अंदर अजीब जल ऊर्जा कहर बरसाने लगी और राहुल का शरीर हर जगह नीले रंग से चमकने लगा। लकवाग्रस्त होने के कारण उसके दांत कपड़े से जकड़े हुए थे। राहुल की इस अवस्था को देखकर राधिका इतनी स्तब्ध रह गई कि वह अपने डर को रोक न सकी और डर की चीख निकल गई।
फिर वह शांत हो गई और उसे याद आया कि राहुल ने पहले क्या कहा था और राहुल को ध्यान से देखा। उसके हाव भाव और उसके शरीर की वर्तमान स्थिति से वह देख सकती थी कि राहुल को बहुत दर्द हो रहा था। उसने एक से अधिक बार इसका अनुभव किया है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह इस तरह से रहता था। उद्धरण। जैसे ही उनके शरीर को परिष्कृत करने के बाद 10 मिनट बीत गए, ऊर्जा उनके मानसिक क्षेत्र में एकत्रित हो गई और नीले रंग के क्रिस्टल में बदल गई। राहुल धीरे से खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, इस बार यह पहले जैसा दर्दनाक नहीं था, बस मैं हिल नहीं सकता जब ऊर्जा मेरे शरीर को परिष्कृत कर रही थी। राधिका ने उसकी बात सुन ली और हैरान भाव से बोली, तुम अपने शरीर को परिष्कृत कर रहे थे? मैंने कभी किसी को अपने शरीर को इस तरह परिष्कृत करते नहीं देखा है। राहुल धीरे से खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, इस बार यह पहले जैसा दर्दनाक नहीं था, बस मैं हिल नहीं सकता जब ऊर्जा मेरे शरीर को परिष्कृत कर रही थी। राधिका ने उसकी बात सुन ली और हैरान भाव से बोली, तुम अपने शरीर को परिष्कृत कर रहे थे? मैंने कभी किसी को अपने शरीर को इस तरह परिष्कृत करते नहीं देखा है। राहुल ने उसकी बात सुनकर बस सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है, मैं अब फल खाऊंगा। ये कहते हुए उसने फल से एक छोटा सा बाइट काटकर खा लिया। तुरंत बड़ी मात्रा में जल ऊर्जा उसके शरीर के अंदर घुस गई और उसके ऊर्जा क्षेत्र में आ गई। बस एक ही बाइट से उसका जल तत्व समुद्र तुरंत बन गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह जल तत्व सागर का आकार था, यह एक बाल्टी के रूप में बड़ा था। वाटर क्रिस्टल भी इसके ऊपर आ गया और घूमने लगा क्योंकि यह गैसीय जल ऊर्जा को धीरे धीरे अवशोषित कर लेता था। चीजों की जांच करने के बाद उसने राधिका को फल दिया और कहा, ऊर्जा मुझे हिंसक महसूस हुई जब वह अंदर प्रवेश कर गई, तो पहले बस एक बहुत छोटा सा बाइट खाकर तुम चेक कर लो। राधिका ने सिर हिलाया और फल को पकड़ा और एक छोटा सा बाइट काट लिया। लेकिन उसका चेहरा तुरंत बदल गया, फल उसके हाथ से गिर गया, फिर वह जल्दी से क्रॉस लेग बैठ गई। क्या हुआ? राहुल उलझन में था और उसने राधिका को देखा जिसका शरीर कांप रहा था। राधिका राहुल को बहुत हैरानी से देख रही थी क्योंकि ऊर्जा न केवल हिंसक थी बल्कि यह व्यावहारिक रूप से उग्र भी थी और इतनी छोटी सी बाइट खाने से उसे लगा कि वह अभी गुब्बारे की तरह फट जाएगी। राहुल 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 प्लीज हेल्प। आवाज सुनकर राहुल समझ गया कि फल का एक छोटा सा बाइट भी उसके लिए बहुत अधिक खतरनाक हो गया है। राहुल जल्दी से राधिका के पास चला गया, फिर राधिका की पीठ को पकड़ा, फिर उसने स्थिति की जांच करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा को अंदर भेजने लगा। चूंकि राधिका ने अभी तक अपना मानसिक क्षेत्र नहीं खोला था, इसलिए राहुल ने केवल अपना ऊर्जा क्षेत्र देखा और वह इसे देखकर अवाक हो गया। उसकी ऊर्जा क्षेत्र बहुत छोटा था, इसमें केवल उसके बाल्टी आकार के लाइटनिंग और वाटर तत्व समुद्र के लिए पर्याप्त जगह थी, लेकिन अभी उसका वाटर तत्व सागर बह रहा था और जल ऊर्जा बाहर फैल गई थी और बिजली के मौलिक सागर में बिजली की ऊर्जा से टकरा गई थी। इसका कारण स्पष्ट रूप से उसके द्वारा लिया गया फल के छोटा सा बाइट था। फिर राहुल ने जल्दी से अतिप्रवाहित जल ऊर्जा को उसके ऊर्जा क्षेत्र से अपने ऊर्जा क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। बेशक उसने केवल अतिप्रवाहित पानी गैसीय ऊर्जा ली और फिर जैसे ही उसने कुछ और मिनटों की कोशिश जारी रखा तो उसने देखा कि उसका ऊर्जा क्षेत्र धीरे धीरे विस्तार कर रहा था और उसका वाटर तत्व सागर धीरे धीरे फल से वाटर ऊर्जा को आत्मसात कर रहा था। ये देखकर राहुल समझ गया, तो इस तरह वे अपने मौलिक समुद्र और एलिमेंटा दायरे का विस्तार करते हैं। मुझे इसका फायदा हुआ क्योंकि मेरा ऊर्जा क्षेत्र शुरू से बड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अन्य लोगों को धीरे धीरे ऊर्जा को अवशोषित करने और अपने मौलिक विस्तार की आवश्यकता है समुद्र, जो तब उनके ऊर्जा क्षेत्र के आकार को बढ़ाता है। उद्धरण। ये जांचने के बाद कि उसकी स्थिति स्थिर हो गई है, राहुल ने अपनी मानसिक ऊर्जा को वापस ले लिया, फिर फल को उठाया और तालाब के पानी से उसे साफ करके खाना शुरू कर दिया। राहुल ने अपने शरीर के अंदर एक हिंसक ऊर्जा को महसूस किया, फिर वाटर ऊर्जा की एक विशाल मात्रा उसके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। फल खाने के बाद राहुल अपने वाटर तत्व सागर के आकार को देखकर स्तब्ध रह गया। यह एक स्विमिंग पूल जितना बड़ा हो गया, इसके ऊपर का क्रिस्टल भी अपने आप तेजी से घूम रहा था, संभवतः जल गैसीय ऊर्जा की भारी मात्रा के कारण। फिर उसने उत्साह के साथ पेड़ पर लगे अन्य फलों को देखा और बुदबुदाया, अभी भी 5 अन्य फल हैं, ऐसा लग रहा है कि यह यात्रा बहुत ही सार्थक हुआ है।
लेकिन जैसे ही राहुल पेड़ की ओर देख रहा था, उसे कुछ रहस्यमय लगने लगा। वह रहस्यमय भाव आया और चला गया। उसने एक बार फिर से पेड़ को देखने की कोशिश की, उसने एक बार फिर महसूस किया लेकिन असफल रहा। जैसे उसने सोचा था कि वह सिर्फ चीजों की कल्पना कर रहा था, वही भावना एक बार फिर आई। इस बार राहुल ने देखा कि जब उसने तालाब की ओर देखा, तो वह उस रहस्यमयी चीज को लगातार महसूस कर सकता था। यह आ रहा था और जा रहा था, जैसे कोई क्षणभंगुर और ईथर चीज। राहुल ने तालाब पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने रहस्यमय चीज महसूस करना बंद कर दिया। राहुल ने एक बार फिर उस रहस्यमयी एहसास को कैद करने के लिए तालाब की ओर देखा, लेकिन इस बार उसे समझ में नहीं आया। भ्रमित राहुल ने बुदबुदाया, क्या चल रहा है? राहुल ने अपने साथ हुई भ्रमित करने वाली बात को अलग रखा और अपना ध्यान राधिका पर केंद्रित किया। वह अभी भी अपने ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर कर रही थी। राहुल फिर पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन काला भंवर किसी भी सार को अवशोषित नहीं कर रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे इन फलों को तोड़ लेना चाहिए, ये सोचकर राहुल ने सभी फलों को तोड़ा और फिर उन्हें अपने चारों ओर रख दिया, क्योंकि वह राधिका से बहुत दूर नहीं बैठे थे। राहुल के पास वर्तमान में 4 तत्व थे: आग, गड़गड़ाहट, अंधेरा और पानी। तो लकड़ी, पृथ्वी और वायु के सार को अवशोषित करने के बाद और उसके शरीर को परिष्कृत किया जाएगा और उसे 3 नए तत्व मिलेंगे। दरअसल राहुल झिझक रहा था कि क्या वह अपने शरीर को एक एक करके परिष्कृत करे या काले भंवर को एक ही बार में लकड़ी, पृथ्वी और वायु सार ऊर्जा को अवशोषित करने दें और अपने शरीर को 3 अजीब तात्विक ऊर्जा से परिष्कृत करें, जैसे कि उसने पहली बार फायर एंड थंडर के साथ किया था।